नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं लेट्स क्रैक डिफेंस पे। बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि एफकेट की एग्ज़ाम पास में आ गई है और सुबह जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आ गया था। मैं एफकेट के एग्ज़ाम्स के बारे में कुछ बता रहा था और कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है, कैसे अभी तो प्रिपरेशन तो अब खैर ख़त्म हो गई है, कैसे एग्ज़ाम को फाइट करना उसका टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बता रहा था। खैर लगभग सारी बातें डिस्कस हो चुकी थी और अब हम आगे बढ़ते हैं। वी सैल्यूट यू सोल्जर्स थीम्स को आगे लेते हुए मैं संजय कुमार शर्मा सीडीएस एफकेट सीएपीएफ डिफेंस के सभी एग्जाम्स को इंग्लिश पढ़ाता हूँ। एमए एलएलएम डिप्लोमा इन फोरेंसिक और लिंग्विस्टिक अभी परस्यू कर रहा हूँ। जज एडवोकेट जनरल के एसएसबी को मैंने पास आउट कर रखा है, 2 डिफेंस एकेडमी रन करा और 15 साल से ज़्यादा का बेटा मेरे पास टीचिंग अनुभव है। अगर हम बात करें बेटा सब्सक्रिप्शन की, तो ये तो बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट होता है और ज़रूरी एलिमेंट इसलिए कि बेटा यू हैव टू पे समथिंग इफ यू वांट टू बी सीरियस इन योर लाइफ एंड दैट इज ओनली समथिंग, दैट इज नॉट टू मच। इफ यू कंपेयर दिस फी विद ऑफलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन सेगमेंट, यू विल फाइंड इट इज़ क्वाइट रीजनेबल। ऑफलाइन कोचिंग्स को और ऑनलाइन सेगमेंट को अगर आप ध्यान रखते हुए देखें तो ये फीस कोई ज़्यादा नहीं है, 6,480, 7,920 और 11,520, 11,520, वो भी 24 महीने की। बड़े 24 महीने तो तुम नौकरी लग जाओगे। मेहनत करो, घर बैठे पढ़ाई करो, सेफ रहो, सिक्योर रहो और ये जो कोड है SKS लाइव, इसका उपयोग करो। किसी भी कोर्स में आपको इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है ये कोड लगाने पर। चलिए बेटा बात करते हैं मिक्स क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही ज़रूरी है अपने लिए। मिक्स क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है। आज मैं आपके सामने मिक्स क्वेश्चन इसलिए ज़रूरी लेके आया हूँ क्योंकि एफकेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार देखे गए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बच्चों से जैसे परामर्श करके हमने पूछा, बच्चों ने हमें जवाब दिया कि सर ऐसे इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए मैं आज आपके सामने वो डिस्क्लोज करता हूँ, मैं आपको कुछ बताता हूँ। माई टीचर वॉज डैश अस फॉर बीइंग लेट। जवाब दीजिएगा सर। एनॉयड का मतलब होता है परेशान बनना। एनॉयड एट हो सकता है अगर कोई टॉक की बात होती। एनॉइज तो होगा नहीं क्योंकि वाज आ रहा है। एनॉइज कैसे हो सकता है? ये तो प्रेजेंट का है, ये पास्ट का एलिमेंट है। खैर आएगा तो एनॉयड ही। तो 2 तो हट गए। द टीचर वॉज एनॉयड अबाउट अस। एनॉयड विथ अस आएगा बेटा। किसी इंसान की बात चल रही है, हमारे से एनॉयड है, परेशान है। क्यों परेशान हमसे? क्योंकि हम क्या हो गए? लेट हो गए। तो एनॉयड यहाँ पे बात आई किसके लिए? किसी व्यक्ति विशेष के लिए। तो क्या लग गया? विथ लग गया। एनॉयड एट हिज अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस को देख के परेशान हुआ। एनॉयड एट हिज टॉक, तब एनॉयड के साथ एट लग जाता। वाज लगने पे यहाँ पे V3 आएगी, ये तो स्वाभाविक सी बात है पैसिव स्ट्रक्चर के रूप में। खैर संध्या शाउटेड मी फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस। शाउटेड ऑन मी, शाउटेड टू मी, शाउटेड एट मी, क्या आएगा बताइए फटाफट। बताइए भाई। संध्या शाउटेड टू मी, शाउटेड एट मी, शाउटेड ऑन मी। बताओ बेटा जी क्या आएगा, फटाफट बताइए। बेटा बता दूं ये रिकॉर्डेड सेशन है, ये ऑनलाइन लाइव नहीं है। रिकॉर्डेड सेशन चल रहा है अभी आपके, ये लाइव सेशन नहीं है। फिर भी आपको कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, नो डाउट। तो यहाँ पे क्या हुआ? शाउटेड एट मी आ गया। क्या आ गया? शाउटेड एट मी। देखो भाई, लुक एट, थ्रो एट निश्चित होता नहीं है। और मैंने यहां बताया था एनॉयड एट, किसी बात को, किसी विशेष बात को लेकर परेशान हुआ था।
अब यहाँ पे शाउटेड विथ मी तो नहीं रहा, एट मी, शाउट किस पे किया, मेरे पे। फिक्स व्यक्ति कौन है, मी, शाउटेड एट मी। रवि हैज द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग, रवि की आदत है कंप्लेन करने की, क्या, किसके बारे में, ऑफ, कंप्लेनिंग ऑफ ए हेडेक, तो यहां पे डी आएगा बेटा। यहां पे आ गया डी, कंप्लेनिंग ऑफ। इसमें बच्चे मात खाएंगे और बच्चे क्या करेंगे आपको पता है क्या, बच्चे करेंगे इसको ए। रवि हैज द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग ए हेडेक, बट कंप्लेनिंग ऑफ व्हाट, ऑफ ए हेडेक। आई एम कंप्लेनिंग हिम, एक मिनट क्या हो गया, इसके बटन दबा देगा। हाँ भाई, कंप्लेनिंग, आई एम कंप्लेनिंग अगेंस्ट हिम, मैं उसके विरुद्ध कंप्लेन कर रहा हूं। तो कंप्लेन के साथ अगेंस्ट भी आ सकता है अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कंप्लेन कर रहे हो। कंप्लेनिंग ऑफ किस किस चीज के बारे में, किस चीज को लेकर कंप्लेन, हेडेक को लेकर, तो यहां कंप्लेनिंग ऑफ आएगा। आई ऑलवेज वॉन्ट टू गो अलोन फॉर ए राइड बट माई मदर डैश गोइंग विथ माई ब्रदर, मैं हमेशा ही हमेशा अकेला जाना चाहता था। अच्छा, लेकिन मेरी माताजी क्या करती थी, मुझे कहती थी कि भाई भाई को भी ले जा साथ में। अब भाई को ले जा तो उसके लिए क्या होगा, फोर्थ, यस गाइस टेल मी फास्ट, इंसिस्ट करती थी। सब में एस लग रहा है। अच्छा, ईडी, बताओ बेटा फटाफट बताओ, सब में एस लग रहा है, एक में ईडी लग रहा है। क्या करें, यहां पे ईडी लगाएं क्या, यहां पे पास लगाएं क्या, नहीं नहीं, पास तो कैसे लगा सकते हैं। आई ऑलवेज वांटेड टू गो, वांट आ रहा है यार, ऑलवेज आ रहा है, प्रेजेंट की तरफ जा रहा है, नहीं 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 सॉरी, ईडी तो नहीं लगाएंगे। माई मदर इंसिस्ट गोइंग विथ माई ब्रदर, इंसिस्ट ऑन गोइंग विथ माई ब्रदर, इंसिस्ट ऑन आएगा। द न्यू स्टूडेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू गेट अमंग, गेट अलोंग, गेट वेल, गेट अप, गेट अप तो नहीं आएगा, तो सुबह उठने की बात है क्या, क्या आएगा बेटा जी बताओ फटाफट फटाफट फटाफट। पांचवा, इतने सामान्य सामान्य शब्द, गेट अलोंग, अलोंग शब्द जो है वो आपको बता देते हैं, सामान्य शब्द ऐसे हैं, अलोंग साथ, अमंग कईयों में से, ठीक है, गेट वेल तो मतलब सही होने के अर्थ में है, तो यहां पे गेट अलोंग, फाउंड इट डिफिकल्ट टू गेट अलोंग विद हिज क्लासमेट। द विजिटिंग डिप्लोमेट कॉल्ड इन, कॉल्ड ऑन, कॉल्ड एट, कॉल्ड अप ऑन, द विजिटिंग डिप्लोमेट called on the prime minister, called on the prime minister, the visiting diplomat called on the prime minister, यहां पे क्या आएगा, called on। सातवां, अच्छा, कॉल्ड ऑन का अर्थ क्या
क्या लगा पाए यहाँ पे आप? बेटा मैं लाइव तो नहीं हूं बट मैं देखूंगा कमेंट्स आपके, क्लास जरूर देखूंगा मैं। हाँ, तो कॉल्ड ऑन का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे बताओ? यहाँ पे कॉल्ड ऑन का अर्थ क्या हुआ? कॉल्ड ऑन, बुलावा, बिल्कुल, भेज देने के अर्थ में, बुलाने के अर्थ में। कॉल्ड अपॉन, कॉल्ड ऑन, बुलावा, द विजिटिंग डिप्लोमेट कॉल्ड ऑन द प्राइम मिनिस्टर। तो यहां पे भेजना, बुलावे के लिए अर्थ में आया है कॉल्ड ऑन। वुड हैव प्लस गॉट आ रहा है यहां पे। तो यहां पे क्या आएगा? है तो ये वुड हैव प्लस गॉट, वुड लग गया तो पास्ट टेंस को डिनोट करेगा 100%। वुड आना, इसका मतलब पास्ट का आना। आपका आना मतलब आपका कौन है यहाँ पे? वुड का आना, तो पास्ट को दर्शाना। हैज और ही तो छोड़ ही दो यार। वुड ही हैव बीन, हैड ही बीन सिंसियर ही वुड हैव गॉट द प्राइज। हाँ, अगर सिंसियर होता तो उसको इनाम मिलता। तो बेटा जी बात इतनी सी है कि यहाँ पे हैड ही बीन आएगा, हैड ही बीन सिंसियर आएगा यहाँ पे आएगा कॉल्ड ऑन, यहाँ पे आएगा गेट अलोंग, और यहाँ पे आ गया इंसिस्ट ऑन। बेटा इन प्रश्नों को करने के बाद अगर आप एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आ जाते तो आप आसानी से कर पाओगे। इसलिए इन प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से देखिए। 10 years फॉर मी टू लिव इन ए फॉरेन कंट्री। अब यहाँ पे 10 years को एक मुश्त देखा गया है। ये तो आसान ही है बेटा, इसमें तो ज्यादा विचार करने वाली बात नहीं है। 10 years एक मुश्त है, सिंगुलर वर्ब को दर्शाएगी। बताइएगा। is a long time. 10 years is a long time. If I were you, वर तो आएगा और वर्क के साथ क्या आएगा? वुड आएगा। ये तो कंडीशनल क्लॉज आ गया ना। चलिए 10वां बताइए। माई सिस्टर आस्क्ड मी डैश विलिंग टू गो अब्रॉड फॉर माई स्टडी। माई सिस्टर आस्क्ड, पूछा। आस्क्ड जहां आ जाता है वहां पे वेदर और इफ का प्रभाव रहता है बेटा, ध्यान रखना। वेदर और इफ का प्रभाव रहता है। अब मुझे ये देखना है कि आगे वाले वाक्य में क्या रहा है। विलिंग टू गो अब्रॉड फॉर माई स्टडी, यहां पे पेशकश रखी जा रही है। भाई जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते? तो उस संदर्भ में वेदर आएगा, इफ नहीं आएगा। वेदर आई शुड बी विलिंग टू गो अब्रॉड फॉर माई स्टडी। सबसे बड़ी खास बात बताऊं बेटा आपको, आज आ गया, ठीक है। अब कनेक्टिव लगेगा, याद है क्या नरेशन पढ़ाया था? पूछने का संदर्भ आ रहा ना। अब यहाँ पे कनेक्टिव इफ या फिर वेदर में से एक आएगा। अब यहाँ पे विलिंगनेस रखी गई है जाने की नहीं जाने की, तो यहाँ पे वेदर आएगा ना कि इफ। जहां भी वेदर के साथ और भी आता है, ध्यान रखना, वेदर के साथ और भी आता है और वो पेशकश को रखता है कि यस या नो। वेदर आई शुड बी विलिंग टू गो अब्रॉड फॉर माई स्टडी, क्या मैं इच्छा जाहिर कर रहा हूं
करने चाहिए, टू गो अब्रोड, करें कि ना करें परशोपेश, उसके लिए क्या आता है वेदर। राहुल इज ऑलवेज थ्रिफ्टी, अब करना क्या है इसके अंदर, पहले तो ये देखो एग्जाम में सिनोनिम, सिनोनिम होता है, एंटोनिम एंटोनिम होता है, ऐसे नहीं कि आप उल्टा पुल्टा कर दो। और कई बार बच्चे कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हो जाते हैं और सिनोनिम की जगह एंटोनिम और एंटोनिम की जगह सिनोनिम करते हैं। ऐसे व्यक्ति स्मार्ट ज़्यादा हो जाते हैं ना, क्योंकि उनको जो बताया उसके अलावा चल रहे हैं, वो उल्टा चल रहे हैं। अब यहाँ पे नियरेस्ट मीनिंग स्पष्ट दे रखा है, आपको क्या करना है, इसके नियरेस्ट मीनिंग को देखना है। थ्रिफ्टी खर्चा करने वाला, मितव्ययी। क्या करें, एक्स्ट्रा वीकेंड है, खर्चा करने वाला। नेव, नया नया, रेकलेस, लापरवाह। भाई मुझे तो यहां पे लग रहा है कि पैसों को बहुत तोल मोल के खर्च करता है, इकोनॉमिकल है। बहुत ही सही तरीके से पैसे को खर्च करने वाला। तो हिज सैलुब्रियस वर्ड्स काम द स्टूडेंट, बारवा। अब ये सैलू क्या है, सालू। कई लोगों को आलू बड़ा अच्छा लगता है, सालू तो है ही, आलू बहुत अच्छा लगता है। आलू क्या हो गया, प्लीजेंट, बहुत अच्छा लगता है, प्लीजेंट। तो उसके प्लीजेंट वर्ड्स काम द स्टूडेंट, उसके बहुत ही प्यारे प्यारे जो शब्द थे ना, सैलुब्रियस शब्द थे, वो बहुत ही क्या है, अच्छे थे, जिसकी वजह से बच्चे क्या हो गए, शांत हो गए। तो यहां क्या कर दिया आपने, सैलुब्रियस। He felt desolated after he lost his business. क्या होगा भाई, 13वां, चलो आई एम गिविंग यू टाइम। बताओ बेटा जी, क्या होगा जी। भाई इसका अर्थ क्या हुआ, उसको अच्छा लगा जब उसने बिजनेस खो दिया। जॉयफुल हुआ, खुश हो गया, परेशान हुआ, डेजर्टेड हो गया, अलग थलग, स्ट्रांग हो गया, क्या होगा इसका। यस, इसका होगा बेटा, इसका होगा बता दें आपको। चलो चलो जॉयफुल करके देखते हैं, एक बार कर ही देते हैं जॉयफुल। ही फेल्ट जॉयफुल आफ्टर ही लॉस्ट, अच्छा कोई बिजनेस खो के यार जॉयफुल तो कैसे होगा, नहीं नहीं हटाओ इसको। हाँ स्ट्रांग भी नहीं हो सकता भाई, परेशान तो हो सकता है यार, और डिजर्टेड, अलग थलग पड़ गया वो, तो यहाँ पे अलग थलग ही पड़ गया वो, है ना, अलग थलग पड़ गया आफ्टर ही लॉस्ट हिज बिजनेस। ठीक है, बहुत ज्यादा नाखुश होना, ये सब क्या होते हैं, डिसोलेटेड। अच्छा आइसोलेटेड सुना तुमने, ये नहीं सुना होगा तुमने यार, आइसोलेटेड है, कोरोना काल में आइसोलेटेड शब्द नहीं सुना। आइसोलेटेड, क्वारंटीन, मास्क, सैनिटाइजर, पता नहीं कितने कितने शब्द इतने ज्यादा प्रचलन में आ गए, ये नाम खुद इतना प्रचलन में आ गया, पूछो मत, इसने सबको फेल कर दिया, है ना, कोरोना।
जिसको आज के 7 महीने पहले गूगल पे किसी ने सर्च नहीं किया होगा, 9 महीने पहले मान लो, अब ये कोरोना ही कोरोना है। हर एक कोने में देश के कोरोना को सब जानते हैं। अभी तो फेमस ही है भाई साहब। तो he felt desolated after he lost his business. तो deserted, isolated, ना खुश होना, deserted, ना खुश होना। आइसोलेट किसी को किया तो वो डिजर्ट हो गया, सीधी सी बात है भाई। किसी को अलग थलग किया, आइसोलेट किया तो वो क्या हो गया, डिजर्टेड हो गया, मतलब उसको बहुत बुरा लगा, नाखुश हुआ वो। चलिए, एक्सट्रीमली अनहैप्पी। डोंट कंडोन सच एक्ट्स विच लीड टू अनरेस्ट इन द कंट्री। भाई ऐसे एक्ट मत करो जिससे क्या हो, कंट्री में अनरेस्ट हो, तो मतलब कुछ अच्छी बात तो है नहीं। बताइए भाई क्या होगा इसमें। क्या करना चाहिए बेटा, डू नॉट मतलब ऐसा मत करो। क्यों मत करो? जो क्या करती है, कंट्री में एक अस्थिरता उत्पन्न करती है, उसको सजा मत दो, उसको सजा मत दो, या सजा मत दो या फिर माफ मत करो। कंडोन होता है माफ करना। डोंट कंडोन सच एक्ट, ऐसे एक्ट्स को माफ मत करो जो कि कंट्री में अस्थिरता उत्पन्न करे। बात तो सही है, ये कह रहा है कि सजाएं मत दो यार, ये बात तो गलत है। अवेयर, रिगार्ड, बचा क्या, ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब होता है माफ करना, क्षमा कर देना। तो डू नॉट ओवरलुक, फिर से देखकर उसमें कोई ना कोई कमियां ढूंढना या फिर उसको माफ करने के संदर्भ देखना, ऐसा कुछ काम नहीं करना है। तो CONDONE का मतलब होता है माफ करना। ओवरलुक भी लगभग उसी से संदर्भ रखता है। चलिए, छोड़ देना, ध्यान ना देना, माफ कर देना, इसके अर्थ होते हैं। A good workplace shall not encourage inaptitude even in hidden manner. बताइए 15वें में क्या होगा? A good, देखो अर्थ समझना इसका। A good workplace shall not encourage, एक अच्छा वर्क प्लेस उसको एनकरेज नहीं करना चाहिए, उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इन एप्टीट्यूड इवन इन ए हिडन मैनर। इन एप्टीट्यूड का मतलब पॉजिटिव तो होने से रहा है, तो नेगेटिव ही। ठीक है, तो अयोग्यता को छुपाओगे तो ज्यादा खराब होगी। ठीक है, अयोग्यता को अगर छुपा के भी रख रहे हो तो भी गलत है। इनकम्पिटियंस,
अयोग्यता। सो लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज शुड नॉट इम्पीड वंस मदर टंग लर्निंग। भाई 16 बताइए क्या होगा 16 में। इम्पीड, हिंडर, बाधा, ऑब्स्टेकल, ब्रेकर, तो हिंड्रेंस आई गया ना, हिंड्रेंस, बैरियर, कई होते हैं भाई। लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज शुड नॉट इम्पीड वंस मदर टंग लर्निंग। बाधा नहीं बननी चाहिए, फॉरेन लैंग्वेज सीखो बोले, लेकिन जो देशी भाषा अपनी वो भूलने से कोई फायदा नहीं है। एक्स्ट्राडिशन ऑफ द लीडर ऑफ द ग्रुप वॉज डिबेटेड फॉर आवर्स इन द मीटिंग। 17 बताइए क्या होगा। 17 बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स्ट्राडिक्शन ऑफ द लीडर ऑफ ए ग्रुप, किसी ग्रुप के नेता ने कुछ कर दिया होगा और जिसको लेकर बहुत ज्यादा बहस हुई। क्या बात तो तगड़ी है भाई, बात तो तगड़ी है, कुछ तो गड़बड़ है दया। भाई कोई मीटिंग और उसमें उसके ग्रुप का नेता ही नहीं आए, तो ये अपने आप में क्या है, डिपोर्टेशन हो गया ना। भाई डिपोर्टेशन का मतलब क्या हुआ, उसका अर्थ भी यही आ रहा है कि क्या देश निकाला या ग्रुप समूह को छोड़ के भग जाना। भाई ग्रुप को समूह को छोड़ के भग गया, वो हो गया क्या, एक्स्ट्राडिशन। और इसका सिनोनिम हो गया क्या, डिपोर्टेशन। चलिए आगे। 18वां, और बताओ। It was felt that the decision to remove the group from the exercise would be detrimental to the organization. ये महसूस किया गया कि डिसीजन जो था ग्रुप का रिमूव करने का फ्रॉम द एक्सरसाइज, अब ये अच्छी बात होगी बुरी बात होगी, आओ तो आप बताओगे। It was felt that the decision to remove the group from the exercise. बताइए। इसका होगा डिसएडवांटेजियस। डिसएडवांटेज का मतलब जिसका हम कोई फायदा ना उठा सके। चलिए 19 बताइए। His derisive behavior has led to the situation we face now. अब ये डेरिसिव क्या होता है बेटा, थोड़ा सा आजू बाजू देखो, शायद कुछ समझ में आ जाए, हिंट दे दिया आपको। अब उसका व्यवहार जो है, उस व्यवहार से क्या हो रहा है, लेड टू द सिचुएशन वी फेस नाउ।
बताओ बताओ बताओ। बताओ बेटा बताओ। मौकरी मजाक वाला। देखो भाई, डेरेसिव का मतलब हिलैरियस भी होता है, एक तरह से देखा जाए तो मौकरी भी हो सकता है, एनकरेजिंग तो नहीं होगा, कंडीसिव भी नहीं होगा। बचा क्या, मौकरी और कंटेम्पचुअस। कंटेम्पचुअस नाम से कंटेम्प्ट आ रहा है तो समझ जाओ किसी चीज को हटा देना। तो उसके बिहेवियर ने हमें क्या कर दिया कि आज हमें इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। और वो बिहेवियर अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, वो आपको सोचना है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, कंटेम्पचुअस होगा। एनी क्लासरूम शुड प्रोवाइड एन एंगेजिंग एनवायरनमेंट फॉर लर्नर। ये तो जिसने नहीं बताया वो शुद्ध झंडूबाम है। केयरफ्री, थिंकिंग, ड्रीमिंग, अपीलिंग। देखो भाई, एनी क्लासरूम शुड प्रोवाइड एन एंगेजिंग, एंगेजिंग से अच्छा है अपीलिंग। एंगेजिंग से अच्छा है कि अपील करने वाला, आकर्षित करने वाला। इंगेज तो घुल मिला के रखने वाला है, अपीलिंग का मतलब हो गया कि आकर्षित करने वाला। ठीक है बेटा जी। अपीलिंग यहाँ पे क्या आएगा, आकर्षित करने वाला। एंगेज इन्वॉल्व करने वाला, तो ये अट्रैक्ट करने वाला, अपीलिंग। बी आंसर होगा इसका। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 21वां पैसेज पढ़िए भाई तसल्ली से, टेक योर टाइम, अपना समय लीजिए और पैसेज पढ़िए। डेली कंजप्शन ऑफ ए सर्टेन फॉर्म ऑफ curcumin improved memory and mood in people with mild age-related memory loss. The research examined the effects of an easily absorbed curcumin supplement on memory performance in people without dementia, as well as curcumin's potential impact on the microscopic plaques entangled in the brains of people with Alzheimer's disease. Found in turmeric, curcumin has previously been shown to have anti-inflammatory and, and antioxidant properties in labor studies.
It has also been suggested as a possible reason that senior citizens in India, where curcumin is a dietary staple, have a lower prevalence of Alzheimer's disease and better cognitive performance. चलिए बताइए भाई। 21वां, which of the following statements are true? Senior citizens in India have high level of Alzheimer's disease because of do not have high prevalence of Alzheimer's because of consumption of turmeric. Consumption of turmeric enhances cognitive performance. Curcumin is an antioxidant. क्या होगा इसका? मिल गया बेटा? मिल गया? क्या करें बताओ? कहाँ ये रहा? फाउंड इन टर्मरिक। As well as curcumin protein impact on the microscopic plaques and tangle in the brains of people. Senior citizens in India ये बात तो सही है। हाँ, तीसरा भी आ सकता है, ये रहा, और बेटर कॉग्निटिव परफॉर्मेंस। तो कुल मिलाकर 2 और 3 तो हो गए। तो यहाँ पे ये एंड लगाना गलत लग रहा है मुझे थोड़ा सा। जरा देख लो, क्या क्यूरक्यूमिन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है? ये रहा, डाइटरी स्टेपल है तो। चलिए 2 और 3 होगा मात्र ए। 2 and 3 आगे बढ़ते हैं। Curcumin has positive effect on people. क्यूरक्यूमिन के भाई क्या है? पॉजिटिव इफेक्ट ऑन पीपल है, तो क्या है ये? इसके ऊपर क्या आ रहा है? एक बात है यहाँ पे, curcumin has previously shown to have anti-inflammatory and antioxidant properties in laboratory studies. तो मतलब ये दिखाया गया था, है नहीं स्टडीज में। एंटीऑक्सीडेंट की बात तो आ रही है, ऐसी बात नहीं है।
22वें में क्या करोगे? विदाउट डिमेंशिया, देखो ये लिखा हुआ, देखो बेटा इतना टाइम दे रहा था कि आप पढ़ सको, विदाउट डिमेंशिया। इन द ब्रेन्स ऑफ पीपल विथ अल्जाइमर डिजीज। चलो भाई, इसका आंसर क्या हुआ फिर? सी। 23वां बताइए बेटा, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अर्लियर? इजी है, इसमें ज्यादा टाइम लगाएंगे। डी। अर्लियर का मतलब परफॉर्मेंस थोड़ा ना होता है, प्रॉपर्टीज थोड़ा ना होती है, एब्जॉर्ब नहीं होगा प्रीवियस। ईटिंग टर्मरिक, खाओ हेल्दी रहो मस्त, बताओ। विल रिड्यूस द चांस ऑफ गेटिंग अल्जाइमर डिजीज, ये लिखा हुआ। ओके डन बेटा। ईटिंग टर्मरिक विल रिड्यूस द चांस ऑफ गेटिंग अल्जाइमर्स डिजीज। आगे बढ़िए। डन, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको। ईटिंग टर्मरिक, फाउंड इन टर्मरिक, देखो बेटा मैंने एक एक चीज आपको बहुत ही समय देकर बताया है ताकि कहीं कोई आप गलती ना करें। ये रिकॉर्डेड सेशन है, लाइव नहीं है। लाइव में तो पता चलता है बच्चे कितनी जल्दी जवाब दे रहे हैं। मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं ताकि आप आराम से तसल्ली से देख सके, समझ सके। हड़बड़ी जल्दबाजी कुछ नहीं है, पढ़ाई में जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। ईटिंग टर्मरिक विल रिड्यूस द चांस ऑफ गेटिंग अल्जाइमर डिजीज। डैश ऑफ डिजीज रीजन डिपेंड्स ऑन फूड हैबिट्स टू। डिपेंड्स ऑन फूड हैबिट्स टू, कहां चली ये बात? द रिसर्च इन द इफेक्ट्स ऑफ एन इजी एब्जॉर्ब supplement on memory performance without dementia as well as plagues entangle the brains of people with Alzheimer disease। ये खाने पीने की बात से बात चली है भाई, टर्मरिक खाओगे तो ये होगा, वो खाओगे तो ये होगा, उसके बारे में बात चली है ना। डाइटरी स्टेपल, यहां ये क्या हो गया? परवलेंस 25वां। इस 25वां ही क्यों किया इसको हमने भाई? 25वें को में आपने बी ही क्यों किया? अब डेथ ऑफ ए डिजीज, डिजीज की कोई डेथ होती है क्या? डिजीज का प्रभाव हो सकता है, डिजीज का लगाव तो होगा नहीं भाई। 25वें में बी क्यों किया? डोमिनेंस ऑफ डिजीज, भाई बीमारी का प्रभाव। और प्रेवेलेंस का मतलब होता है विस्तार, प्रभाव, प्रसार, फैलाव, स्प्रेडिंग। तो प्रेवेलेंस का क्या हो गया? प्रसार हो गया। तो यहाँ पे डिजीज का प्रसार उसके क्षेत्र में पाए जाने वाली फूड हैबिट पर भी निर्भर करती है। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रेवेलेंस आएगा, ना कि डोमिनेंस आएगा। चलिए बेटा 26वां, क्लोज टेस्ट आ गया आपका। कितने हैं ये? उसके बाद ईडियम फ्रेजेस है।
रिपोर्टेड स्पीच है, ओके फाइन। चलिए भाई 26 बताइए। द कल्चरल फॉर्म 26वां। अब ओरिजिनेटिंग फ्रॉम जापान, क्या ये आएगा? क्या आएगा इसमें 26वें में? द कल्चरल फॉर्म ओरिजिनेट्स आएगा, ओरिजिनेटिंग आएगा, ओरिजिनेटेड आएगा, या ऑर्गेनाइजिंग आएगा? द कल्चरल फॉर्म originating from Japan has a name which means whimsical or impromptu picture. It had been, it has been। देखो भाई, बात यह है कि वाक्य प्रेजेंट का है, पास का तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो मुझे पास के तो हटाने पड़ेंगे। अब बच्चा क्या इट हैज बीन आएगा या इट इज इन एग्जिस्टेंस? सिंस आ रहा है, चलो छोड़ो, मिल गया आंसर। सिंस आ रहा तो क्या लगा दिया? हैज बीन लगा दिया। सिंस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग भी किया जाता है। सिंस द 12th century when the first, सिंस नहीं आता तो दिक्कत हो जाती, सिंस आ गया तो हमने क्या कर दिया? हैज बीन। और सराउंडिंग प्रेजेंट क्या दी थी? when the first इंस्टांस, ये था बेटा, ये क्या थोड़ा सा इधर ही लिख दिया, इसको यहाँ नहीं लेके आया, या फिर यहाँ करना चाहिए था ABCD, कोई बात नहीं। द 12th century when the first इंसिडेंट, एक्सीडेंट तो होगा नहीं, इवेंट्स भी नहीं होगा, इंसिडेंट या इंस्टेंस, इंस्टेंस सही रहेगा। एक तरह से उदाहरण का रूप भी है, कोई घटना वटना नहीं। When the first instance for this art form was, since the language itself is read from right to left, the books with क्या that आएगा? that आएगा, this आएगा, these आएगा, which आएगा? with this देखना पड़ेगा। that नहीं आएगा, these नहीं आएगा, this आएगा, which भी नहीं आएगा, with this। कारण क्या है इसके पीछे? मेरी बात समझो। that तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पास्ट का कोई लेना देना नहीं है, is सब प्रेजेंट की तरफ जा रहा है। these प्लूरल की बात चली नहीं है, विच का कोई लेना देना वो तो खैर दूर दूर तक नहीं है। यहाँ पे आंसर क्या आ गया? दिस आ गया। दिस आर्ट फॉर्म फॉलो द सेम पैटर्न, फॉलो द सेम पैटर्न same pattern for beginning, during, initially। आर्ट फॉर्म फॉलो द सेम पैटर्न। क्या करोगे? फॉर करोगे, बिगिनिंग करोगे, ड्यूरिंग करोगे, इनिशियली करोगे। व्हेन इंग्लिश ट्रांजेक्शन वर मेड आ रहा है, इसका मतलब यहां पे क्या कर दिया? इनिशियली।
when English translation were made. They flipped the picture and published it. They flipped the picture and published it. This enraged, enlarged, engraved, enraged. एनग्रेड तो खुदवाना होता है। क्या बात चल रही, थोड़ा देखना पड़ेगा। दिस कल्चर फॉर्म originating from Japan has a name which means whimsical and impromptu pictures. ठीक है। It has been in existence since the 12th century when the first instance for this art form, उस art form की जो instance है चलता रहा है। Since the language itself is read from right to left, कारण है कि जो लैंग्वेज है वो अपने आप ही रीड की जाती है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। द बुक्स विथ दिस आर्ट फॉर्म, इस कला की फॉर्म में कोई किताब, द सेम पैटर्न इनिशियली व्हेन इंग्लिश ट्रांसलेशन वर मेड, दे फ्लिप्ड द पिक्चर एंड पब्लिश इट। दिस एनरेज्ड आएगा भाई, इसमें एनग्रेव्ड नहीं आएगा, एनरेज्ड आएगा। कि यहां देखिए जो वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं है ओरिजिनल बुक में, उसके बारे में वर्णन किया गया है, तो इससे काफी ज्यादा लोग परेशान हुए हैं, कफा हुए हैं। द परस्यूट्स एज इट शोड लेफ्ट हैंडेड समुराई हु डिड नॉट एग्जिस्ट इन द ओरिजिनल बुक, हैंस नाउअडेज इवन इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉलो सेम क्या द आएगा, फॉलो द राइट टू लेफ्ट फॉर्मेट, फॉलो ए, फॉलो सम, फॉलो सेम, क्या आएगा बताओ? फॉलो द, यही आएगा इसमें। फॉलो द राइट टू लेफ्ट फॉर्मेट, ओके, फॉलो द राइट टू लेफ्ट फॉर्मेट। द नेम ऑफ दिस आर्ट फॉर्म इज मंगा। चलो भाई, यहां जाके पता चला कि इस आर्ट फॉर्म का नाम क्या है, मंगा है। भाई वो कला है जिसमें पिक्चर्स और आर्ट दिखाई जाती है, और कई बार ऐसी पिक्चर्स और कला भी दिखाई जाती है जो अपने आप में एग्जिस्ट नहीं, उनके बारे में बताई गई थी। तो खैर पूरी बातें हमने सीखी, जानी, समझी। बड़ा अच्छा ये क्लोज टेस्ट था, समझने वाला था। देखो, दिस कल्चर फॉर्म ओरिजिनेटिंग फ्रॉम जापान हैज ए नेम विच मीन्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम जापान, विच मीन्स whimsical और impromptu। यहाँ पे ओरिजिनेट्स अगर हम कर दें तो कोई दिक्कत थोड़ा ना होगी। देखो बेटा, यहाँ पे देखो, पूरा करने के बाद एक बार देखना तो पड़ेगा इसको। दिस कल्चर फॉर्म ओरिजिनेटिंग फ्रॉम जापान, ये जो कला जो फॉर्म है जो कि जापान से उभर रही है, ठीक है, उभर रही भी हो सकता है, उभरती है, बट नियरेस्ट ही आ रहा, उभर रही है। फ्रॉम जापान हैज ए नेम, उसका एक नेम है विच मीन्स whimsical एंड impromptu पिक्चर। अब किस प्रकार की पिक्चर की बात चल रही है बेटा, कोई मुझे इसका जवाब दे, प्लीज गिव मी आंसर। अजीब सी पिक्चर जो अपने आप में स्पष्ट ना हो, जो अपने आप में क्या हो, अस्पष्ट हो, उन पिक्चर की बात चल रही है जो क्या हो, जिसमें संदेह हो, और देखो एक शब्द इसका है इम्प्रॉम्प्टू, होता है बिना पहले सोचे समझे। और whimsical का वैसे शाब्दिक होता है सनकी। तो कुल मिलाकर अस्पष्ट पिक्चर्स की बात चल रही है।
इट हैज़ बीन, और ये जो एग्जिस्टेंस में है सिंस 12वीं शताब्दी से, व्हेन द फर्स्ट इंस्टेंस, जब पहली जो घटना घटित हुई, जो पहला जो उदाहरण था इस कला की फॉर्म का, वाज सिंस द लैंग्वेज इटसेल्फ, उसकी लैंग्वेज अपने आप की, वो खुद ही एक क्या थी, उसका एक पहला नमूना था, इंस्टेंस था। इज रेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जिसको राइट से लेफ्ट पढ़ा जाता था। बुक विथ दिस, ऐसी किताबें इस किताब की आर्ट फॉर्म की, फॉलो द सेम पैटर्न इनिशियली, शुरुआत में वो भी सेम पैटर्न ही फॉलो करती थी, ठीक है। और फिर व्हेन इंग्लिश ट्रांसलेशन वर मेड, जब इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया, दे फ्लिप्ड द पिक्चर एंड पब्लिश इट, उन्होंने पिक्चर को फ्लिप किया और पब्लिश कर दिया। दिस एनरेज्ड द परस्यूट्स एज इट शोज लेफ्ट हैंड समुराई, समुराई एक योद्धा की बात है बेटा ये, ठीक है। और जो प्यूरिस्ट हैं, जो प्यूरिस्ट है उनमें इसमें क्या कर दिया, उनको गुस्सा, उनको क्या दिला दिया, गुस्सा दिला दिया, एनरेग्ड, क्योंकि इट शोड लेफ्ट हैंड समुराई, जो वास्तव में था ही नहीं, जो वास्तविक बुक में। तो जो जो प्योरिस्ट होते हैं, जो सत्य मानते हैं, जो सत्य को फॉलो करने वाले, उनको उसके प्रति क्या आ गया, गुस्सा आ गया। तो ये बात अब जाके क्लियर हो रही है, इसको देखो पूरा पढ़ना पड़ता है। हैंस नाउअडेज इवन इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉलो द राइट टू लेफ्ट फॉर्मेट, और आज भी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है राइट टू लेफ्ट फॉर्मेट को फॉलो करता है। और इस आर्ट फॉर्म को नाम क्या है, मंगा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्लोज टेस्ट है। चलिए भाई, इडियम एंड फ्रेजेस 33वां बताइए। He makes decision on the fly, इसका मतलब क्या हुआ, बिना किसी सीरियस, नहीं डिसाइड क्विकली विदाउट एनी सीरियसनेस, ओके। फॉलो सूट, डूइंग द सेम, फॉलोइंग समवन सूट, नहीं, शूटिंग टू समवन, नो, डूइंग द सेम एज समवन एल्स हैज जस्ट डन, फॉलो कर रहा है, इसका मतलब वही सेम नकल कर रहा है, ये होगा। ये भी हो सकता था, बट ये भी हो सकता था का मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ नहीं मिल रहा है भाई। अगर आप आइडिया भी लगाओ एग्जाम में तो आप चकराओगे किसमें, सी और डी में, दो तो एकदम कट गए। अब यहाँ पे इसका सही अर्थ क्या निकला, फॉलो स्वीट का मतलब हुआ कि डूइंग द सेम एज समवन एल्स हैज जस्ट डन, नकल करना, किसने किया है उसको तुरंत फॉलो करना। अब क्लोज शेव, क्लोज का मतलब नजदीक, और शेव का मतलब शेविंग करना। अब क्लोज शेव का मतलब बाल बाल बचना हो गया, मैं तो ये मानू, क्योंकि यहाँ पे कट जाएगा, कट लग जाएगा, तो इसका अर्थ सीधा सीधा निकल रहा है, बाल बाल बचना डेंजर से। एट द क्रॉस रोड्स, यार ये भी अच्छा आ रहा है। एट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिसीजन, एट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ जर्नी, जर्नी तो नहीं होगा, एट द क्रॉस रोड्स, एट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिसीजन, एट एन इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ डिसीजन। ए और डी में कंफ्यूजन है बेटा, देखते हैं। एट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ए डिसीजन, एक डिसीजन के महत्वपूर्ण बिंदु पर, और एक महत्वपूर्ण स्टेज, निर्णय की महत्वपूर्ण स्टेज, निर्णय के पॉइंट पे। बड़ा कंफ्यूजिंग है यार वास्तव में ये क्वेश्चन तो, कि भाई बी और सी तो नहीं होगा, ए और डी में। बेटा आप भी जवाब दीजिए। एट द क्रॉस रोड्स, देखो एक तुरंत हम उसको सॉल्व कर रहे हैं पेपर को। एट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ए डिसीजन, एट एन इंपॉर्टेंट स्टेज और डिसीजन। बेटा देखो इसका होना तो डी चाहिए, क्योंकि स्टेज, कोई भी डिसीजन है उसके इंपॉर्टेंट डिसीजन के एट एन इंपॉर्टेंट स्टेज, स्तर पे पहुंचे। और दोनों का एक ही आ रहा वैसे तो, एट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिसीजन। इसमें देखो थोड़ा लोचा है, लेकिन इसका मैं बता देता हूँ। एट क्रॉस रोड का मतलब होता है
कि इम्पोर्टेंट डिसीजन के अंतिम पड़ाव में। ओके, तो एक स्टेज ही हो गया वो पड़ाव, तो डी कर देंगे इसको। चलिए, ए पर्ल ऑफ विजडम, मोती, बुद्धिमता का मोती। भाई मोती विजडम में, विजडम तो खुद पॉजिटिव और उसमें पर्ल आ गया, मोती आ गया, तो एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस, बहुत ही अच्छी एडवाइस दी है भाई। चलिए 38वां, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर। सबसे पहले तो कैप्टन ने कहा है तो ऑर्डर आएगा, आंसर मिल गया, सेकंड ही नहीं लगी। 38 में क्या हो गया, ए, द कैप्टन ऑर्डर, इन्फॉर्म नहीं आएगा, आज नहीं आएगा, टोल्ड नहीं आएगा, ऑर्डर इज सोल्जर। फिर देखो मूव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू लगेगा, यहाँ दैट लग रहा है, यहाँ दैट लग रहा है, आज आएगा नहीं तो बचा क्या, ए। फिर भी वेरीफाई कर लिया। विवेक सेड टू हिज फ्रेंड, कुड यू, कुड मतलब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या आएगा, इफ या वेदर। सेड टू बदलेगा किसमें, आस्क्ड। देखो देखो ये चीज आ रही है, टोल्ड नहीं आएगी, आस्क्ड आ सकती है, रिक्वेस्टेड आ सकता है क्योंकि कुड रिक्वेस्ट को दर्शाता है, और टोल्ड, सेड टू टोल्ड नहीं आएगा, आस्क्ड आ सकता है और रिक्वेस्टेड आ सकता है, दोनों ही आ सकते हैं। ठीक है, अब इनमें देखना पड़ेगा। विवेक आस्क्ड हिज फ्रेंड टू प्लीज टर्न ऑफ द स्विच, विवेक रिक्वेस्ट हिज फ्रेंड टू टर्न ऑफ द स्विच। कुड यू प्लीज, प्लीज दिखा रहा ना, तो प्लीज के अनुसार रिक्वेस्टेड आएगा बेटा, सी आएगा आंसर, सी। ओके, 40वां और आज का आखिरी प्रश्न बेटा, 40वां और आज का आखिरी प्रश्न। द मैनेजर सेड टू हिज कलीग्स, द मैनेजर सेड टू हिज कलीग्स, साधारण वाक्य है तो सेड टू टोल्ड में आएगा, टोल्ड, टोल्ड। वी हैव रिसीव्ड ए सीरियस थ्रेट टू आवर बिजनेस नाउ, नाउ बदलेगा देन में, देन, 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 यहां कहा है देन, डी में देन दिख रहा है आपको, डी तो नहीं होगा, चलो एक तो हटा। अब यहां पे बचा क्या, सी हट गया क्योंकि सेड आ रहा है, सेड टू तो टोल्ड में बदलेगा ही बदलेगा। अब यहां देखना पड़ता, मैनेजर टोल्ड, टोल्ड हिज कलीग, हिज कलीग, कलीग, दैट, दैट, दे। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वो पास्ट परफेक्ट में, डन, डना, डन, डन। 40वें में आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए भाई 40वें का आंसर क्या हो गया, ए, डन, क्लियर। देखो बेटा, थोड़े प्रश्न परेशान करने वाले जरूर थे, बट मजा आया मुझे तो सॉल्व करके, पूरा पेपर सॉल्व करके मुझे तो मजा आया। आप बताइए आपको मजा आया कि नहीं आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, आया तो अच्छा है। एग्जाम में जब आप पेपर फाइट करोगे उस वक्त आपको मजा आना चाहिए, और जब वर्दी पहनोगे तो फिर आनंद की अनुभूति तो होगी होगी। तो मेहनत करने से होगा मेरे लाल, मेरे भाई झंडू बामो, मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे। खैर ये सारे प्रश्न हमने किए, बड़ा मजा आया। बाय बाय गाइस, टेक केयर। एसकेएस लाइव कोड का यूज करें और सब्सक्राइब करें लेट्स क्रैक डिफेंस को, और डिस्काउंट प्राप्त कीजिए मेरा कोड का यूज करके।